दोस्तों, कुंभ में गुम हो गई महिला अचानक कुंभ समाप्त होने के 20-25 दिन बाद अपने घर आ जाती है। उसको देखते ही गांव के लोग वहाँ भीड़ खड़ा कर देते हैं और गांव वाले पूछने लगते हैं कितने दिन तुम कहाँ रही, क्या कर रही थी, कैसे रही। तभी वो महिला बोलती है, मैं अब सन्यासिन बन गई हूँ, मैं दीन दुनिया मोह माया से दूर, मैं भगवान की साधना में लीन हो गई हूँ। दोस्तों, ये सुनते ही गांव की औरतें उसके चरण स्पर्श करने लगती हैं। जब गांव वाले उससे पूछते हैं कि अब यहाँ तुम क्यों आई हो, क्या करने आई हो, तो महिला बोलती है, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। लेकिन दोस्तों, उस महिला को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि वो दीन दुनिया से दूर हो, मोह माया से दूर हो और सन्यासी की ज़िंदगी जी रही हो, क्योंकि वो घर से फटहाल स्थिति में गई थी कुंभ नहाने। लेकिन जब वो लौटी थी तो बढ़िया वस्त्र थे, अच्छे अच्छे गहने थे, नई नई चूड़ियाँ थी, महंगा मोबाइल था, महंगा पर्स था। ये सब देख के लग रहा था वो कहीं ऐश कर रही, कोई बढ़िया काम कर रही है या अय्यासी कर रही है। दोस्तों, उसका पति अपनी बेटी को देने से मना कर देता है, बात बढ़ जाती है और पुलिस को बुला लिया जाता है। जब पुलिस आती दोस्तों, उस महिला का पूरा भेद खुलता है कि वो क्या कर रही थी, कहाँ रह रही थी। ये सुनकर लोग अचंभित रह जाते हैं। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे संगम स्नान के लिए। वहीं लखनऊ की एक छोटे से गांव की एक महिला सुनीता, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थी, बहुत ही गरीब थी। उसका पति मेहनत मजदूरी किया करता था और खुद भी मेहनत मजदूरी किया करती थी। जब गाँव वाले कुंभ नहाने जाने लगते हैं तो उसका भी दिल करता है कुंभ नहाने का, और वो भी गाँव वाले के साथ चली जाती है। कुंभ चली तो जाती नहाने, लेकिन वापस गांव वाले के साथ नहीं आती है। तो उसके गांव वाले खोया पाया केंद्र में उसका शिकायत दर्ज कराते हैं, पुलिस वाले को बताते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलती है। उसे ढूंढने का प्रयास किया जाता है, फिर भी वो नहीं मिलती है। अब गांव वाले उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कोई बच्ची तो है नहीं, बड़ी लड़की है, 25 साल उम्र हो रही है, ये अपने आप आ जाएगी। और गाँव वाले वापस लखनऊ आ जाते हैं। जब उसका पति उससे पूछता है कि हमारी पत्नी को तुम लोग कहाँ छोड़ा है, तो गाँव वाले सारी स्थिति उन्हें बता देते हैं, भाई तुम्हारी पत्नी गुम हो गई, हमने बहुत खोजने का प्रयास किया, पुलिस को भी बताया, खोया पाया केंद्र में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वो नहीं मिली। दोस्तों, उसका पति उन लोग से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि उसका पति एक नंबर का प्याग था, बेवड़ा था। और दारू पी के अपने पड़ोसी से झगड़ा करने लगता है कि तुम लोगों ने मेरी पत्नी को कहाँ छोड़ दिया, क्या किया, मुझे नहीं मालूम। और दोस्तों, जाकर पुलिस थाने में उसका शिकायत भी दर्ज कर देता है। पुलिस वाले भी आते हैं। जब सारा मंजर का पता चलता है, गाँव वाले सारी स्थिति बताते हैं कि साहब गई तो हमारे साथ थी, लेकिन वहाँ पर पता नहीं कहाँ गुम हो गई, नहीं मिली। हाँ, हमें इतना याद है वो एक कॉस्मेटिक की दुकान में गई थी, चूड़ी बिंदी का दुकान था, वहाँ पर गई थी, उसके बाद वो वापस नहीं मिली। हम लोग कई बार उस दुकान पर चक्कर लगा लिए, पुलिस वाले को भी बताया, खोया पाया केंद्र में भी लिखाया, लेकिन वो नहीं मिली। हम लोग उसको छोड़कर आ गए, क्योंकि वो बड़ी है, 25-26 साल उम्र हो रही है, अगर कहीं कुछ होगा तो अपने आप आ जाएगी। दोस्तों, इस मामले में पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि महाकुंभ में रोज़ सैकड़ों लोग गुम होते थे और सैकड़ों लोग मिलते थे। पुलिस भी इस मामला को रफा दफा कर देती है। अब उसका पति जब जब दारू पीता था तब तो अपने पड़ोसी से झगड़ा करता था। दोस्तों, जो लड़की गुम हो गई थी उसका नाम सुनीता था, उम्र 25-26 साल। उसका पति का नाम सुरेंद्र था और एक छोटी सी बिटिया थी 7-8 साल की, जिसका नाम राधा था। दोस्तों, पत्नी के गुम होने के बाद सुरेंद्र दारू पीता था और आस पड़ोस में झगड़ा करता था और अपने ससुराल वाले से भी झगड़ा करता था, तुमने ही बेटी को गुम किया है या कहीं छिपा दिया है या कुछ कर रही हो, तुम लोग बता नहीं रही हो। उसका पति इतना परेशान इसलिए था कि वो बेवड़ा था, काम धंधा कुछ करता नहीं था। उसकी पत्नी मेहनत मजदूरी करती थी और उसके बाद जो पैसे मिलते थे उसमें भी सुरेंद्र पैसा छीन लिया करता था और उससे दारू पी जाया करता था। अब पत्नी के ना होने के कारण सुरेंद्र को मेहनत मजदूरी खुद करना पड़ रहा था और बच्ची का भी ध्यान रखना पड़ रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे बैठकर खाने की आदत हो गई थी और दिन भर नशे में धुत रहने की आदत थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक ही चमत्कार हो जाता है और कुंभ समाप्त होने के 20-25 दिन बाद वो लड़की घर आ जाती है। अब दोस्तों, गाँव में जमघट लग गया था, भीड़ लग गया था, गांव के पूरे लोग वहां पर देखने आ गए थे। आखिर ये लड़की इतने दिन कहाँ रही, क्या कर रही थी। गांव की महिलाएं उससे पूछने लगती है कि बहन तुम इतने दिन कहाँ थी, क्या कर रही थी। उसका पति भी उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ गुम हो गई थी। तभी वो महिला सुनीता बोलती है कि मैं अब सन्यासिन बन गई हूँ, मैं भगवान की साधना में लीन थी। ये सुनते ही गाँव की महिलाएं उसे चरण स्पर्श करने लगती है। गाँव में ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल गया था कि सुनीता अब साध्वी बन गई है। दोस्तों, पूरे गाँव के लोग उसे देखने आ गए थे, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वो साध्वी बन गई हो, सन्यासिन बन गई हो, क्योंकि जब वो गई थी घर से बड़ा ही पटियाल स्थिति में गई थी। लेकिन जब वो आई थी तो नई नई साड़ियाँ, हाथ में नए नए चूड़ियाँ, बड़े बड़े चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया,
महंगा मोबाइल, महंगा पर्स। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई थी और देखने में पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब गांव के लोग पूछते हैं, जब तुम साध्वी बन गई हो, मोह माया से दूर हो गई हो, फिर किस लिए आई, तब सुनीता बताती है कि मैं अपनी बिटिया को लेने आई हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो दिन दुनिया छोड़ चुकी हूँ, मोह माया से दूर हो गई हूँ, बस मुझे अपनी बेटी को दे दो, इसे लेके जाना है। जब गांव वाले पूछते हैं बेटी के तुम क्या करोगी, वो बोलती इसे मैं अपनी चेली बनाऊंगी, इसे भी साध्वी बनाऊंगी। दोस्तों मात्रा कुछ समझ में नहीं आता है, गांव वाले को इसके अटपटे जवाब कुछ पसंद नहीं आता है और उसका पति और पुलिस वाले को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। पहले भी रिपोर्ट लिखाया हुआ था गुम का और अभी फिर से लिखाया। अब पुलिस वाले आनंद फानन में वहाँ पे आ जाते हैं। पुलिस वाले एक नज़र में ही उसे भांप जाते हैं कि ये कोई फ्रॉड है और ये झूठी कहानी बता रही है। दोस्तों पुलिस वाले जब थोड़ा शक्ति दिखाते हैं, उसके बाद सुनीता टूट जाती है और जो सच्चाई बयान करती दोस्तों वो इस प्रकार थी। ये नया कहानी खुल के आता है। 25 जनवरी 2025 को लखनऊ के एक गाँव से बहुत सारे लोग कुंभ नहाने जा रहे थे। तभी सुनीता को ये बात पता चलती है और उनके साथ ये भी हो लेती है। मेहनत मजदूरी करती थी, पैसे इसके पास ज़्यादा थे नहीं, लेकिन उनके साथ कैसे भी वो कुंभ पहुंच जाती है। संगम स्नान करती है। उसके बाद गांव की औरतें अपना साज श्रृंगार का सामान लेने के लिए कुंभ के दुकान पटकने लगती है। तभी सब महिलाएं एक चूड़ी टिकली बिंदी जहाँ बिक रहा था उसमें घुस जाती हैं। गाँव की महिलाएं थी, चूड़ी टिकली बिंदी से ज़्यादा प्रेम होता है और देखने लगती है, लेने लगती है। सुनीता के पास तो पैसे थे नहीं, फिर भी उनके साथ वो चली जाती है और वो भी देखने लगती है। और दोस्तों औरतें सामान ले या ना ले, लेकिन वो देखेगी जरूर। दोस्तों जो दुकान चला रहा था उस लड़के का नाम था दिनेश और वो मथुरा का रहने वाला था। अपने दुकान में काफ़ी भीड़ हो जाए देखकर वो बोलता है, बहन जी जो भी सामान लेना जल्दी जल्दी दीजिए और निकलिए, और भी लोग आएंगे। महिलाएं बोलने लगती है कि हम लोग देखेंगे नहीं तो लेंगे कैसे। दिनेश बोलता है ये महाकुंभ है, यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ ज़्यादा देखना नहीं है, जो चाहिए फटाक से लो और यहाँ खाली करो जगह। तभी सुनीता उसे बोलती है कि भैया अकेले आपके बस की बात नहीं है दुकान चलाना, इतना भीड़ है, महाकुंभ में आए हो, एक दो स्टाफ क्यों लेके आ गए। दिनेश गौर से उसकी तरफ देखता है और बोलता है, बहन जी हमने भी बहुत कोशिश की स्टाफ लाने का, लेकिन इस महाकुंभ में कोई भी स्टाफ नहीं मिलता। मैं स्टाफ को कितना दूंगा, 500, 700, 1000 रुपये दूंगा पर डे, लेकिन यहाँ तो एक दातुन बेचने वाले भी पर डे 10,000, 15,000 कमाते हैं। एक तिलक लगाने वाले भी रोज़ 5-7 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। कुंभ में कुछ भी काम करता है कोई भी तो 5-7 हज़ार, 10,000 से कम नहीं कमाता। फिर वो 500, 700, 1000 रुपये मेरे पास क्यों रहेगा। बात भी उसकी सही थी। दोस्तों महिलाएं सामान लेती है, वहाँ से निकल जाती है। अब पीछे छूट जाती है सुनीता धीरे से बोलती है दिनेश को, क्या आप 1000 रुपये सच में देने वाले थे स्टाफ को। दिनेश बोलता मैंने 1200 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। दोस्तों सुनीता के दिल में लालच आ जाता है, क्योंकि मेहनत मजदूरी करती तो मात्र से 300 रुपये मिलते थे और दिन भर मेहनत करना पड़ता था और 300 रुपये में ही उसका पति भी छीन लिया करता था दारू पीने के लिए। अब वो सोचने लगती है क्यों नहीं इसकी दुकान में रह जाऊँ, अब पर डे 1200 रुपये मिलेगा। वो दिनेश से बोलती है कि हमें आप रख लो स्टाफ के तौर पर, मुझे कितना पैसा दोगे। दिनेश बोलता मैं आपको रोज़ का पर डे का 1500 रुपये दे दिया करूँगा और खाना पीना अलग से, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत है, देख लो। बाद में नहीं बोला कि मैं थक गई। सुबह दुकान खुलता है 8 बजे और रात को 8-9 बजे 10 बजे ही बंद होता है। सुनीता बोलती है भैया मैं मजदूरी आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ। और दोस्तों उसी वक्त से वो उस दुकान में रह लेती है। अब गांव के लोग, गांव की महिलाएं उससे अलग हो चुकी थी। कई बार उसके दुकान में ढूंढने भी आते हैं, लेकिन ये सुनीता उसको देखते ही छिप जाती थी। कितने बार गाँव वाले आएंगे, 1-2 बार आए, उसके बाद वो वापस चले गए। अब सुनीता उसकी दुकान में मदद करने लगती है। उसकी मदद से दिनेश को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और कमाई भी दुगना हो जाती है, क्योंकि अब 2 आदमी मिलकर भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे ही सामान समाप्त होता दिनेश मथुरा जाता, साथ में सुनीता को भी ले जाता और 5-7 लाख का सामान लेके आते और उसे सप्ताह भर में ही बेच लिया करते थे। सामान लेने के लिए वो मथुरा जाते, फिर 5-7 लाख का सामान लाते, फिर उसे सप्ताह में बेच लिया करते। अब दोनों की ज़िंदगी बदल चुकी थी, दोनों काफ़ी खुश थे। पहले तो सुनीता टेंट में जाकर रात को रुक जाया करती थी, लेकिन दिनेश को काफ़ी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि रात को 10 बजे दुकान बंद होता था। उसके बाद फिर खाना पीना बनाना काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। वो एक दिन सुनीता को बोलता है तुम मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं चलती। सुनीता बोलती है तुमने मुझे कभी कहा ही नहीं, तुम ही तो बोला करते थे कि जाओ महिलाओं को टेंट में सो जाओ। दोस्तों दिनेश बोलता है ठीक है, आज से हम दोनों कमरे में साथ ही रहेंगे। और दोनों कमरे में साथ रहते हैं दोस्तों, दुकान बंद करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना पीना बनाते हैं और खाते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर सुबह दुकान करते हैं, शाम तक चलता है। एक ड्रामा चलता रहा। महाकुंभ 25 फरवरी को समाप्त हो गया। 5-7 दिन और दुकानदारी चला, उसके बाद दुकान बंद हो गया। दिनेश सारा सामान समेट कर मथुरा चला गया, साथ में सुनीता को भी ले गया, क्योंकि उसे पैसे का हिसाब करना था। जब दोस्तों पैसे का हिसाब होता है तो लगभग 42-43 हज़ार रुपया सुनीता के बन चुके थे। ये देखकर सुनीता काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि इतने पैसे उसने कभी अपने एक साथ देखे नहीं थे। लेकिन दिनेश इधर कुछ और ही सोच रहा था। उसे काफ़ी प्रभावित था, काफ़ी खुश था, क्योंकि सुनीता काफ़ी मेहनत की थी। इसलिए दिनेश सुनीता को 50 हज़ार रुपये देता है
और एक गिफ्ट के तौर पर एक बढ़िया एंड्रॉयड मोबाइल भी खरीदा देता है और उसके लिए कुछ साज सामान भी खरीदा देता है, जैसे पायल, बिछिया, नई नई साड़ी। ये देखकर सुनीता काफ़ी खुश हो जाती है। अब दोनों के मन में अलग अलग खिचड़ी पक रही थी दोस्तों। सुनीता चाह रही थी कि दिनेश उसे रोक ले और दिनेश भी चाह रहा था कि सुनीता रुक जाए, क्योंकि दिनेश की भी शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वो अकेला ही रहता था, इसलिए चाहता था अगर सुनीता का साथ मिल जाए तो ज़िंदगी सही हो जाएगी। आखिरकार दिनेश को ही पहल करना पड़ता है और दिनेश बोलता है सुनीता से कि सुनीता, काश अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों यही बात सुनीता चाह ही रही थी। सुनीता बोलती ठीक है, मैं तुम्हें शादी तो कर लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, लेकिन वो पति मेरे किसी काम का नहीं है, दिन भर दारू पी के नशा में डोलता रहता है। लेकिन मेरी एक बिटिया है 8 साल की, जिसका नाम राधा है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे अपनाओगे तो हमारी बेटी को भी अपनाना पड़ेगा। दिनेश बोलता है शादीशुदा तो मैं भी हूँ, मेरी पत्नी लेकिन मुझे छोड़ के चली गई है। अगर मैं तुम्हें अपनाऊंगा तुम्हारी बेटी को भी अपना लूँगा। दोस्तों दिनेश अपने घर वाले को सारी बात बताता है। उसे घर वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो दिनेश का घर भी बच जाएगा, और घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद सुनीता सीधे अपने मैके जाती है दिनेश को लेकर। अपने माता पिता को सारी स्थिति बताती है। उसके माता पिता भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो अपनी बेटी के लाइफ से बहुत परेशान हो गए थे। उसका दामाद बेवड़ा निकल गया था, निकम्मा निकल गया था, उससे वो दुखी रहा करते थे। वो जानते थे कि बेटी गलत जगह फंस गई है, लेकिन ये नए कदम से वो काफ़ी खुश होते हैं। अब चारों मिलके ये प्लानिंग करने लगते हैं कि बेटी को कैसे लाया जाए, राधा को कैसे लाया जाए। सुनीता बोलती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ और मैं उनको बताऊँगी कि मैं सन्यासी बन गई हूँ, ताकि वो मुझे बेटी को दे देंगे। और दोस्तों गाँव पहुँचती है और सन्यासी बनने का ढोंग करती है, लेकिन गाँव वाले और पुलिस ये माजरा को पकड़ लेते हैं और सारी सच्चाई सुनीता उगल देती है। अब दोस्तों गांव में पंचायती बुलाई गई थी। उस पंचायती में सुनीता के माता पिता और दिनेश को भी बुलाया जाता है, ताकि गांव वाले देख सके ऐसा कौन लड़का है, ऐसा कौन मर्द है जो एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ को अपनाने के लिए तैयार है। दोस्तों सुनीता के माता पिता आते हैं और दिनेश भी आता है। जब गाँव वाले देखते हैं ये काफ़ी सभ्य आदमी है। पंचायत में फैसला होता है कि सुनीता ने जो कदम उठाया वो सही है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बोलते थे जो उसका पहला पति था सुरेंद्र, वो दिन भर दारू पिया करता था, उसे मारता पीटता था। बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो पैसा कमाती थी वो भी छीन लेता था। इसलिए सर्वसम्मति से गांव वाले सुनीता के फैसला का सम्मान करते हुए उसको दिनेश के साथ जाने का अनुमति प्रदान कर देते हैं। अब बात रह गई थी दोस्तों उसकी बेटी राधा का। राधा बोलती मैं मम्मी के साथ जाऊँगी। दोस्तों इधर सुरेंद्र भी बोलता है ये दूसरे मर्द के साथ रह के आई है, मैं तो इसे अपनाऊँगा नहीं। रही बात बेटी की, इसकी मर्जी जहाँ जाए। दोस्तों राधा अपनी मम्मी के पास चल जाती है। दोस्तों दिनेश सुनीता को लेकर और अपनी बेटी राधा को लेकर वापस सुनीता के मैके लौट जाता है, और सुनीता के मैके वाले भी काफ़ी खुश थे। 2-3 दिन वहाँ रुकती है। होली का त्यौहार आने वाला था, होली वो धूमधाम से अपने मैके मनाती है। होली मनाने के बाद वो मथुरा लौट जाती है, अपने ससुराल, अपना नया ससुराल दिनेश के घर, और अपना खुशीपूर्वक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करती है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है इसमें कौन गलत और कौन सही है? क्या दिनेश ने गलत किया या सही किया? सुनीता ने गलत की या सही की? दोस्तों इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा किसकी गलती है, कौन सही है। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।